हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, अर्थात इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले वैसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि फिजिक्स से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा शुरू करें। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जो अन्य टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और विद्युत क्षेत्र की चर्चा पिछले वीडियो में मैंने किया था, और जो विद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल्स नहीं जानते हैं, उससे संबंधित व्यंजक के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो पिछले वीडियो जा कर के देख सकते हैं। विभव अर्थात विद्युत विभव का संबंध विद्युत क्षेत्र से है, क्योंकि किसी आवेश के कारण, इसे गौर से सुनिएगा, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता द्वारा, और दूसरा विद्युत विभव द्वारा। मैंने बोला कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता द्वारा, और दूसरा विद्युत विभव द्वारा। अर्थात ये दोनों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, दोनों एक तरह से विद्युत क्षेत्र के प्रॉपर्टीज हैं, अभिलाक्षणिक गुण है, जिसमें एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश होता है जबकि विद्युत विभव अदिश राशि होता है। तो इससे संबंधित जो विभव की बातें आ रही है उसको हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक अवस्था है, या हम कह सकते हैं वह भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह को, अर्थात आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यहाँ पे बात सामने आ रही है, आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कैसे प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो हम लोग जल को बहते हुए देखा है, किस रूप में बहते हुए देखे हैं? क्या कभी जल नीचे से ऊपर जाती है क्या? नहीं ना। जल की प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ऊष्मा। ऊष्मा का भी प्रवाह उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होता है। ऊष्मा की प्रवाह के तहत जो उसकी टेम्परेचर होती है, आवेश जो होती है उसकी, एक तरह से उसका प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होती है। अब देखिए, ठंडा का मौसम आ रहा है, तो ठंडा के मौसम में जब कोई व्यक्ति बहुत ठंड से कपकपाते हुए रहता है, तो वह पहले से जो आदमी जो गर्म कपड़ा पहने हुए है उसको छूने का प्रयास करता है। छूने का प्रयास क्यों करता है? क्योंकि उसके शरीर की गर्मी, चूँकि इस ठंड व्यक्ति की तुलना में उस व्यक्ति में गर्मी अधिक है, ताप अधिक है, तो छूने से उसके शरीर की ऊष्मा की प्रवाह ठंड वाले व्यक्ति की तरफ होता है। कभी ठंड वाले व्यक्ति से गर्म जो व्यक्ति है, जिसमें ताप अभी अधिक है, ऊष्मा अधिक है शरीर की, उसमें नहीं जाता है। तो जिस तरह से मैंने दो एग्जाम्पल से समझाया कि किसी भी चीज़ की प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होती है, ठीक उसी तरह से विभव का भी प्रवाह
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसको हम और विस्तृत रूप से जानते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक अवस्था है जिसमें किसी चालक को अन्य चालक के संपर्क में रखा जाए तो यह निर्धारित होता है कि आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर हो रहा है या फिर दूसरे चालक से पहले चालक की ओर रहा है। तो यह जो विद्युत विभव का जो परिभाषा है, अभी जो मैंने चर्चा किया है, वह आवेश के प्रवाह के आधार पर है, किंतु किसी बिंदुवत आवेश के कारण अन्य बिंदु पर यदि विभव का मान निकालना हो तो इसकी परिभाषा दूसरे रूप में दी जाती है, संख्यात्मक रूप में दी जाती है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके आधार पर दिया जाता है और उस परिभाषा के तहत हम लोग इसके परिभाषित इस प्रकार करते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक, अर्थात पहले से जो आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से दिया जाता है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से हम परिभाषित कर रहे हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से विद्युत विभव क्या है यह समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए कि कोई एकांक आवेश है, 1 कूलम आवेश है, और उसको अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। वोल्ट इसलिए क्योंकि विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो दोनों ढंग से परिभाषित हो गया, एक प्रवाह के दृष्टिकोण से और एक उसकी गणना के दृष्टिकोण से, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके दृष्टिकोण से। तो प्रवाह के क्रम में यह क्लियर हो गया कि यह विद्युत विभव एक भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करती है। वह यह स्पष्ट करती है कि जब 2 चालक आपस में संपर्कित हो तो एक से दूसरे में आवेश जा रहा है या फिर दूसरे से पहले में आवेश आ रहा है, और संख्यात्मक मान प्राप्त करना हो, प्राप्त करना हो, अर्थात विद्युत विभव का किसी बिंदु पर मान प्राप्त करना हो, तो इसके लिए इसकी परिभाषा हो जाती है कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश से तात्पर्य है कि जिस आवेश को विद्युत क्षेत्र के निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में जो आवेश होता है उसी को परीक्षण आवेश कहा गया है। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो तात्पर्य, मेरे ख्याल से विद्युत विभव का क्या तात्पर्य है यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए, आगे की ओर चलते हुए हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सपोज करते हुए। अभी तक जो मैंने चर्चा किया है सिर्फ इसको समझाया है कि विद्युत विभव है क्या और विद्युत विभव का संबंध किससे है। अब एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव का मान किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसका व्यंजक क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और यह सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से था। और अब जो कैलकुलेशन होगी वह जब कभी क्वेश्चन इससे समझ में पूछेगा तो जो वर्णन अब हम करने जा रहे हैं सपोज करते हुए और फिगर के माध्यम से उसको पूरे भाषा के साथ इसको विस्तार से लिखना होगा, और इसको हम लोग देखते हैं कि किस रूप में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग इस कैलकुलेशन को कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात एक बिंदुवत आवेश के कारण
अन्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए पहले सपोज करेंगे कि एक बिंदुवत आवेश Q है जो P बिंदु पर स्थित है और इसके क्षेत्र के अंदर ही R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। मैंने कहा कि एक P बिंदु पर बिंदुवत आवेश Q है और इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसके अंदर ही एक अन्य बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है कि विद्युत विभव का मान इस पर कितना होगा। इसके लिए P बिंदु से x दूरी पर एक अन्य बिंदु B ली गई है जिस पर परीक्षण आवेश Q है, स्मॉल q। P बिंदु पर बिंदुवत आवेश कैपिटल Q और परीक्षण आवेश जो B पर स्थित है उसका मान स्मॉल q लिया गया है। इस आवेश जो B पर स्थित है इसको A तक लाने में जो कार्य करना होगा, जो कार्य होगा वह कार्य ही इस निर्दिष्ट बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव का मान होगा। क्योंकि परिभाषा में मैंने पहले ही बताया कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन B से A तक लाने में किए गए कार्य को प्राप्त करने के लिए इसके दो चरण में हम बांट के प्राप्त कर सकते हैं। पहले B से छोटे दूरी के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम लोग प्राप्त करेंगे। जब छोटे डिस्टेंस के लिए कार्य प्राप्त हो जाएगा तो फिर पूरा B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए छोटे मान का हम इंटीग्रेशन करेंगे। छोटे मान हमें डिफरेंशिएशन के रूप में प्राप्त होगा और उस डिफरेंशिएट टर्म को जब फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें B से A तक आने में कितना कार्य होगा ये प्राप्त हो जाएगा। और जितना कार्य प्राप्त होगा उसको हम विभव के परिभाषा के अनुसार जो सूत्र प्राप्त होता है V = W/Q, उसके आधार पर हम विभव का मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा कार्य की गणना करने के लिए दो भौतिक पद की आवश्यकता होती है, दो फिजिकल टर्म की आवश्यकता होती है। एक फोर्स जिसे बल बोलते हैं और एक डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको मालूम है B से B' तक का जो डिस्टेंस है वह dx, लेकिन इस परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है ये प्राप्त नहीं है, तो इसे भी प्राप्त करना पड़ेगा। और इस दोनों आवेश के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम कूलम्ब के नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसका मान होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। सूत्र मैंने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जब हम फोर्स का मान लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का मान यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 1/4πε0 × Q × स्मॉल q बाय x², क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। अब फोर्स प्राप्त हो जाने के पश्चात हम B से B' तक कितना कार्य होता है ये हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्य के सूत्र से W बराबर होता है Fs। दैट मीन्स कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना है कि चूंकि
P पर जो बिंदुवत आवेश है Q, उसके और एकांक परीक्षण आवेश स्मॉल q के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए जब हम परीक्षण आवेश को A की ओर लाएंगे तो इसका तात्पर्य है कि दोनों के बीच में लग रहे बल के विरुद्ध यह कार्य होगा, और किसी भी भौतिक पद के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो वह ऋणात्मक कार्य होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए जब हम फोर्स का मान प्राप्त करेंगे तो उस समय बल का मान तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन जब हम कार्य का मान प्राप्त करेंगे तो ऋणात्मक पद के साथ इसे हम सूचित करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। आप लोग पहले इस लैंग्वेज को नोट कर लें, क्योंकि अब इसके आगे हम कैलकुलेशन पर चलेंगे। कैलकुलेशन में हम लोग अब W का मान प्राप्त करेंगे। चूँकि इससे पहले B से B डैश तक आने में dx दूरी तय हुई है, और इसमें यहाँ तक आने में जो कार्य करना हुआ है उसको हम लोग पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। आप लोगों ने लिखा भी है, जिसमें प्राप्त हुआ था dw इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ही बहुत ही छोटा है, dx के रूप में लिए हैं, इसलिए वर्क जो हमें प्राप्त हुआ है वह dw ही प्राप्त हुआ है। और dw बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय r² इंटू dx। अर्थात जब अब हम B से A तक आने में किए गए कार्य की गणना करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें कुल कार्य निकालना है, और इसके लिए अभी तक जो प्राप्त डिफरेंशिएट पद है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अर्थात समाकलन करेंगे। और W इक्वल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dW। अब dW का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय x² इंटू dx। हम लोग जानते हैं कि समाकलन में, इंटीग्रेशन के कैलकुलेशन में दो लिमिट की आवश्यकता पड़ती है, दो सीमा की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से एक सीमा निम्न होती है, एक सीमा उच्च होती है। तो B से A तक आने के क्रम में चूँकि B को अनंत सपोज किया गया है तो इसके लिए हम लोग इन्फिनिटी का यूज करेंगे, चूँकि वैल्यू ये पता नहीं है कि अभी यह परीक्षण आवेश कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसके मान को इन्फिनिटी का यूज करेंगे, और इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा छोटा माना जाता है। तो इसलिए इस टर्म को इस साइन के निचले भाग में लिखेंगे, और चूँकि इस यह जो आवेश है P बिंदु पर, जिसके कारण A बिंदु पर विभव का मान प्राप्त करना है, उसका डिस्टेंस r है, इसलिए उच्च मान के रूप में यहाँ पे हम लोग r का ही यूज करेंगे। फिर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय x² dx। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q और स्मॉल q ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, इसे हम बाहर कर लेंगे और इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1 बाय x² dx। अब यहाँ पर 1 बाय x² का इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, और समाकलन के रूप में आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन x⁴n dx। तो इस सूत्र के माध्यम से ही इस 1 बाय x² का इंटीग्रेशन होगा। तो सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा
इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1/n+1। यहाँ पर 1/x² है, इस 1/x² को हम लोग x टू दी पावर -2 भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो इस सूत्र के आधार पर यदि हम बैठाते हैं तो x टू दी पावर -2 dx लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला पर तोड़ा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर x टू दी पावर -2 + 1/-2 + 1। कैलकुलेशन करेंगे तो x टू दी पावर -1/-1 हो जाएगा। इस यह -1 माइनस जो वैल्यू है यह ऊपर चला जाएगा, और x टू दी पावर -1 का पावर प्लस करने के लिए इसको हम 1/x लिख सकते हैं, अर्थात 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x लिख सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो इसको सिर्फ समझने के ख्याल से मैंने बताया है कि फॉर्मूला पर किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस क्रम में जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ -1/x, तो सीधा 1/x² dx का इंटीग्रेशन हम लोग -1/x लिखेंगे। आगे की ओर चलते हैं। इसको -q × q/4πε0 इंटू, यह इंटीग्रेशन साइन बिग ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर -1/x आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का जो सीमा होता है वह बिग ब्रैकेट के राइट कॉर्नर पर अप और डाउन में लिखा जाता है। जो अप में है ऊपर ही लिखाएगा, जो नीचे है वह नीचे ही लिखाएगा। और यह भी जानते हैं कि बिग ब्रैकेट के अंदर में जो वेरिएबल जो होते हैं, जो राशि होते हैं, उसके मान को r और इन्फिनिटी के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात एक बार इस x का वैल्यू r और एक बार इन्फिनिटी लिखा जाता है। और इसे इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं -q, और एक चीज़ और, चूँकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यदि यह बाहर आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो q/4πε0 इंटू 1/r - 1/इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इस टर्म को कैलकुलेशन के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q /4πε0 इंटू 1/r। इसलिए W बराबर 1/4πε0 इंटू Q r, यह एक व्यंजक प्राप्त हुआ। और यह व्यंजक ही B से A तक में आने में, अर्थात आवेश को q आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त होता है। और हम लोग विभव के परिभाषा से जानते हैं, विभव की परिभाषा जो शुरू में मैंने बताया था, प्रति एकांक परिच्छन आवेश को अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसमें शब्द पर गौर करना है, प्रति एकांक परिच्छन आवेश को। अभी जो आया है वह q आवेश को लाया गया है। इसमें जो आवेश B पर स्थित है Q, वह पूरे के पूरे आवेश को निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त हुआ है। किंतु परिभाषा के अनुसार प्रति एकांक परिच्छन की बात हो रही है, इसलिए हम लोग विद्युत विभव के परिभाषा के अनुसार चलेंगे। तो विभव की परिभाषा के अनुसार हम लोग
जानते हैं कि V इक्वल W/Q। यहाँ पे प्राप्त मान W 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बाय R जो प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पुट करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा आगे का वैल्यू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बाय R बाय स्मॉल q। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर में भी स्मॉल q है और नीचे भी स्मॉल q है, कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमें, इसलिए v इक्वल 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बाय R। और यही प्राप्त मान B पर इस प्रकार हमें v इक्वल 1/4πε0 इंटू Q बाय R व्यंजक प्राप्त हुआ। और यही व्यंजक अर्थात यही विभव का मान B से एकांक परीक्षण आवेश को आवेश Q के क्षेत्र के अंदर निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर है। तो हम लोग कैलकुलेशन के तहत विभव का मान क्या होगा उसको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत इस फॉर्मूला से संबंधित बहुत सारे व्यंजक इसमें पढ़ने हैं और इसके आधार पे न्यूमेरिकल्स भी ढेर सारे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लें। और अंत में हम वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स से हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन को दबा करके, और फिर आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि आने वाले जितने भी फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस तरह से फिजिक्स के जितनी सारे थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल टॉपिक्स होंगे उसका आप भरपूर उपयोग करते रहेंगे, उससे आप फ़ायदा लेते रहेंगे।